अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस से हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो लेक्चर नंबर ये 4 है, जिसमें हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो भी फोर्सेस होती है उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कंपाउंड को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वो आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड को, वो कंपाउंड नहीं जो आपको मैंने एक्सप्लेन करवाया था फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड कंपाउंड, उसके कुछ एग्जांपल दिए थे, वो कंपाउंड वाला नहीं है, ये है आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे फोर्सेस के ऊपर। तो फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती है? ऐसी फोर्सेस जो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होती है ना, उस फोर्स को कहते हैं हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल के बीच में हो उससे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और एक ऐसी फोर्स जो एटम के बीच में हो, एक जैसे एक मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल बनता कैसे? जब एटम हो, ठीक है। सपोज करें कि 2 एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। उन 2 एटम के बीच में जो फोर्स होगी उस फोर्स को कहते हैं हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जिसमें हमने आयोनिक फोर्स, कोवलेंट फोर्स, कोवलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड और मेटालिक कंपाउंड, उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। वो थे हमारे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। एटम के बीच में जो फोर्सेस होती हैं उनको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में होती है, उस फोर्स को कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, ठीक है। तो फिर से जो मैंने चीज़ें कही हैं वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से डिस्कस की थी। उसमें मैंने आपको सारी फोर्सेस बताई थी, कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और कौन सी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ठीक है। तो आज हम आपके बुक में 2 फोर्सेस हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती है? एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी डायपोल फोर्स, ठीक है। उनको हम एक नज़र घुमा लेंगे। तो ये है हमारा आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस कर लेंगे डेफिनेशन। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, एक ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल के बीच में हो। सपोज करते मैं एक आगे चलकर मैं एग्जांपल भी दूंगा कि सपोज करते मैं कहता हूं कि ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी ना, उस फोर्स को कहते हैं हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। वो होती कौन सी है? एक बार मैं आपको वर्बली बता दूं, आपके बुक में तो 2 हैं, वैसे 4-5 है, ठीक है। एक होती है डायपोल फोर्स, एक होती है डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स, ठीक है। एक होती है डिबाई फोर्स जिसको हम कहते हैं, एक होती है डायपोल इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्स, एक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपकी हो गई 4 फोर्सेस। इन सब को हम कंबाइन करके एक को नाम देते हैं वंडर वाल फोर्सेस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो भी होती है उनको हम कहते हैं वंडर वाल फोर्सेस। आपके बुक में जस्ट 2 हैं, वो है एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा है डायपोल फोर्स, ठीक है। ये 2 फोर्सेस हैं। तो इनको हम थोड़ा बहुत डिटेल से देख लेते हैं इधर हम डिस्कस करते हैं डायपोल फोर्स, ठीक है। डायपोल फोर्स कौन सी होती है? डाई का मतलब क्या होता है? 2। पोल का मतलब क्या होता है? एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल, ठीक है। ऐसी फोर्स जो ऐसे समझिए कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव कंबाइन होकर जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसे डायपोल फोर्स कहते हैं। मैं डेफिनेशन लिख के आपको समझाता हूँ। ऐसे समझिए कि ये भी क्या है, जैसे ये क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये भी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अट्रैक्शन होती है। और डायपोल फोर्स ये भी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म्ड BW का मतलब होता है बिटवीन। इधर मैंने BW लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? बिटवीन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म्ड बिटवीन
डायपोल मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो डायपोल मॉलिक्यूल के बीच में हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे सपोज करते हैं, मैं कहता हूं कि भाई HCl, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ऐसे समझ के बना के दे, जैसे हो गया हमारा HCl। ठीक है, जो सबसे पहले जो पहला कंपाउंड होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है और दूसरा होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, बिटवीन मॉलिक्यूल, मीन्स के मॉलिक्यूल एक से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा कहाँ, HCl। ठीक है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या हो गया हमारा एक मॉलिक्यूल, ये हो गया हमारा दूसरा मॉलिक्यूल। ऐसी फोर्स जो दो मॉलिक्यूल के बीच में होती है ना, एक फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसका नेगेटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड कंबाइन होकर कौन सी फोर्स बनाते हैं, डायपोल फोर्स। ठीक है, डायपोल का मतलब क्या था, दो पोल, ऑलरेडी दो पोल इसमें है, ऑलरेडी दो पोल इसमें, पोल का मतलब चार्ज, एक पोल दूसरा पोल, दो पोल, एक पोल दूसरा पोल, दो पोल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होती है ना, ये ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो हमारे बीच में फोर्स है वैसे है क्या, डायपोल फोर्स। लेकिन अगर हम देखते हैं, ये इधर मैं लिख देता हूं, ये किसका टाइप है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, एक ऐसी फोर्स जो एटम के बीच में हो। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, क्लोरीन एक एटम हो गया, इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगी ना, वो कौन सी फोर्स होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो कौन सी होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अगर इधर मैं आपको नाम देकर बताऊं कि कौन सी फोर्स होती है ये, ठीक है, इधर अगर मैं आपको नाम देकर बताऊं कौन सी फोर्स है ये, अब ये देखें, जैसे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक ये मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल, एक ऐसी मॉलिक्यूल जो दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होती है, वो कौन सी होती है, डायपोल। तो इधर ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में से भी कौन सी फोर्स है, डायपोल फोर्स है। मैं डी लिख देता हूँ, डायपोल फोर्स। ठीक है, इधर जो ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, ऐसी फोर्स जो एटम के बीच में हो, ये कौन सी फोर्स होती है। अगर इसको मजीद देखें हम, ये होती है कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट फोर्स। ठीक है, ये है आपकी डायपोल फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल के बीच में हो, और मॉलिक्यूल भी कौन से मॉलिक्यूल हो, एक एंड नेगेटिव और दूसरा एंड पॉजिटिव। एक इसका एक और है जो आपकी बुक में एक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब इधर हम आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, अब नाम से ही जाहिर है कि हाइड्रोजन लाजमी हो, हाइड्रोजन मस्ट हो, उसके साथ क्या हो, एक और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, जैसे इधर हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन के अलावा एक और एटम हो, ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम हो, उस फोर्स को कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इधर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ और एक दो एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या है, ये भी सेम एक क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन formed when partially positive hydrogen and bond with partially नेगेटिव आयन। ठीक है,
नेगेटिव पार्शली, ये भी चार्ज है, पार्शली चार्ज, पार्शली ऊपर पॉजिटिव और दूसरी नीचे नेगेटिव। ठीक है, एक ऐसी फोर्स जो मैंने इधर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने कौन सी बात कहने की कोशिश की आपको, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, और दूसरा जो इधर जो भी चीज़ होनी चाहिए ना उनके ऊपर कौन सी चार्ज होनी चाहिए, नेगेटिव, उनके ऊपर कौन सी चार्ज होनी चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव, उसके साथ कोई और एटम होना चाहिए कौन सा, नेगेटिव, और वो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, अब उनकी फॉर्मेशन से कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। कैसे, अब देखें इधर जो हमने सेम एग्जांपल दिया है ना, ये सेम एग्जांपल लेकर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, या कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कहते हैं, मैं कहता हूँ इधर HF है, तो देखें एक एग्जांपल, ये हो गया हमारा HF, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, और ये हो गया हमारा फ्लोरीन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या है, वो फर्स्ट लेक्चर से, फर्स्ट चैप्टर से लेकर अभी तक मैं इसी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉजिटिव आयन क्यों आती है, नेगेटिव आयन क्यों आती है, पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होता है, नेगेटिव आने से क्या होता है। ये फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने आपको, फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारी चीज़ आपको बताई थी। आपने नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, ये होता है हमारा सेम हाइड्रोजन, ये होता है हमारा फ्लोरीन। ठीक है, मैंने आपको इधर डेफिनेशन में कौन सी बात बताई, एक फोर्स ऑफ अटैक फॉर्म्ड व्हेन पार्शियली पॉजिटिव का मतलब क्या हो, पार्शियली को इस तरीके से हम लिखते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, एक फुल पॉजिटिव ना हो, पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, अब इन ये देखें, जैसे ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में जो फोर्स आती है ना, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कोई भी हो सकती है, जैसे हमारा हो गया NaCl हो गया, NaCl में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकती है, नहीं, उसे तो कोवलेंट बॉन्डिंग की फोर्स है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ना, HF और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में फोर्स, मैंने आपको, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये आयोनिक, ये कोवलेंट फोर्स है, इनके बीच में HF के बीच में आयोनिक कंपाउंड बनेगा कि कोवलेंट कंपाउंड है, आयोनिक है, आयोनिक बॉन्डिंग है कि कोवलेंट बॉन्डिंग है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी, और प्रीवियस चैप्टर मैंने भी आपको ये बात बताई थी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम होगी वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा होगी वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आयोनिक। तो इधर हम चेक कर लेते हैं एक बार, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1, और फ्लोरीन कितनी होती है, 4.0। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं कहता, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से क्या हो, ग्रेटर हो, तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से क्या हो, कम हो, तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट। इधर आपके सामने चेक कर लेते हैं, चलिए। अब ये याद करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन कितनी है, 2.1, और फ्लोरीन कितनी है, 4.0। तो माइनस कर लेते हैं 4.0 से 2.1, तो कितना रिमेनिंग आता है, इधर 3, 9, 1। इधर इसका मतलब, अब इसकी इलेक्ट्रोन डिफरेंस कितना आया, 1.9। अगर मैंने इधर कौन सी बात, 1.7 से ज़्यादा हो तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड। तो इधर F और इधर जो हमारा हो गया H हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो फोर्स होती है ना, ये होती है आयोनिक बॉन्ड। ये कौन सा होता है, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। आयोनिक बॉन्ड ही क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इन दोनों के, ये जो दोनों है ना, ये जो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होती है ना, इस फोर्स को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में फोर्स होती है। ठीक है, तो इधर हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला जो टॉपिक था, एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं कंपाउंड के ऊपर।
अब कंपाउंड में कंपाउंड की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग अगर क्लासिफिकेशन करते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड है वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और जो कोवलेंट कंपाउंड है वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इधर आपकी बुक में कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड की, उनको हम अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आयोनिक कंपाउंड है इनके बारे में मुझे आप ही बात बताएं कि ये क्या वाटर के अंदर ये सोल्यूबल होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि आयोनिक के आयंस है तो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर के सॉल्यूशन होगा, उसमें ये क्या होगा कि आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में ही आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कहने का क्या मतलब है कि वाटर के अंदर ये क्या है, सोल्यूबल है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड क्या है, वाटर के अंदर क्या है, सोल्यूबल। इसको किस तरीके से लिखें, सोल्यूबल इन वाटर, पहली बात, ठीक है। अब जो चीज़ वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है वो क्या होती है, अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो ये क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर सोल्यूबल किस में होते हैं, आयोनिक कंपाउंड में, ठीक है। जो ये क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड सोल्यूबल किस में होते हैं, वाटर के अंदर, पहले। दूसरी बात, तीसरी बात, ये क्या होते हैं, एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड, वैसे, ठीक है, एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है। अब हार्ड और स्ट्रॉन्ग की बात तो हमें समझ आती है, ये ब्रिटल क्या है, ऐसे समझें कि ये हो रहा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इनके नीचे नेगेटिव। अब मैं जो ब्रिटल की जो प्रॉपर्टी है ना वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, जैसे ही इधर मैंने क्या किया, प्रेशर दिया, ठीक है, इधर जैसे मैंने प्रेशर दिया, प्रेशर देने से क्या होगा, पॉजिटिव, सॉरी मैंने थोड़ा उलट लिख दिया, ठीक है। तो इधर बीच में आएगा नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्शन होगी ना, रिपल्जन तो हमने नहीं करवानी, ठीक है। अब बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे अब इधर हम प्रेशर लगाएंगे, इधर क्या किया हमने, जैसे हमने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने से क्या होगा कि आयंस क्या होंगे, मूवमेंट करेंगे, आयंस क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। इस आयंस की मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ना थोड़ा आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव थोड़ा आगे बढ़ेगा, नेगेटिव थोड़ा आगे बढ़ेगा। अब कहने का क्या मतलब कि नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो क्या होगी, एक स्ट्रॉन्ग रिपेलियन होगी। ब्रिटल प्रॉपर्टी की वजह से जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से ना स्ट्रॉन्ग रिपल्जन होती है, अट्रैक्शन नहीं होती, रिपल्जन होती है। इस वजह से ये आयोनिक बॉन्ड बहुत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इस प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। अब ये हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस वजह से स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये हार्ड भी होते हैं, ठीक है। ये कुछ बातें, आपकी बुक में एक एग्जांपल लिखा हुआ है NaCl का, एक एग्जांपल इन। और दूसरी बात, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, यह समझे कि हाई होती है, ठीक है। इनकी क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आपकी बुक में एक एग्जांपल लिखा हुआ है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, NaCl का, NaCl का एग्जांपल लिखा हुआ है। और NaCl सोडियम क्लोराइड, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बताई गई। इनकी जो NaCl है ना, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट वो कितनी होती है, वो आपकी बुक में जो लिखी हुई है ना वो आपने एग्जैक्ट याद करनी है। उसको ऐसे समझे कि मैं हाईलाइटेड बात लिख रहा हूँ, 801 सेंटीग्रेड, ठीक है, 801 सेंटीग्रेड इसकी NaCl की मेल्टिंग पॉइंट होती है।
और NaCl की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, जो NaCl की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कितनी होती है, जो कि आपके बुक में लिखी हुई 1413, ये क्या होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है। एक दूसरी बात आपकी बुक में एक चीज़ लिखी हुई है कि हर आयन, जो ये लिखा हुआ है ना सोडियम, जैसे सपोज कर मैं इधर लिखता हूँ सोडियम, एक सोडियम आयन है, इनके अराउंड 6 क्लोरीन आयन जो होते हैं ना अटैच होते हैं। ठीक है, ये 1 क्लोरीन, दूसरा, तीसरा, 4, 5th और 6th। ठीक है, एक आयन जो भी होगा, अब ये पॉजिटिव आयन है, इस पॉजिटिव आयन के अराउंड कितने क्लोरीन होंगे, 6 होंगे, और 1 क्लोरीन के अराउंड कितने सोडियम होंगे, वो भी क्या होंगे, 6 होंगे। सपोज करते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ भाई, ये हमारा हो गया सोने Na, ये हमारा हो गया Na, ये हमारा हो गया Na3, ये हमारा हो गया 4, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 6। अब ये क्लोरीन होगा, इसके अराउंड 6 होंगे। अब ये जैसे सोडियम होगा, ठीक है, ये सोडियम होगा तो इनके अराउंड फिर 6 होंगे। फिर इस तरीके से ये एक क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इस वजह से हम कहते हैं जो आयोनिक कंपाउंड है ना, अब जो कहते हैं हम, जो आयोनिक कंपाउंड है ना, एग्जिस्ट इन क्रिस्टल फॉर्म, एग्जिस्ट इन क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल फॉर्म में कहते हैं, या तो हम इनको कहते हैं सॉलिड फॉर्म। ठीक है, ये रही कुछ बातें आपकी आयोनिक कंपाउंड के बारे में। अब हम आते हैं कोवलेंट कंपाउंड के, बिल्कुल सेम बातें, बस जस्ट आपने क्या करना है, इनके अपोजिट करनी है। ठीक है, कहने चले मैं इधर 1-2 बातें लिख लेता हूँ। सबसे पहली बात कौन सी, अब ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है, तो इधर मैं एरो लगा देता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि वाटर के अंदर ये सोल्यूबल नहीं है। अब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स के इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर नहीं है, मैं इस वजह से एरो का निशान लगा रहा हूँ। ये हार्ड होते हैं, ये क्या होंगे, वीक होंगे। ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, वीक। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या है, हार्ड, तो ये हार्ड नहीं होंगे, ये क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। ठीक है, अब इनकी जो प्रॉपर्टी है ब्रिटल, और ये इनकी प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की लॉस और गेन नहीं होता। ठीक है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, इनकी क्या होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड। वैसे तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड, इनकी कोवलेंट कंपाउंड के आयोनिक कंपाउंड के मुकाबले में कोवलेंट कंपाउंड की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, वो हाई नहीं होती, वो लो होती है। अब एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो जो कोवलेंट कंपाउंड है ना, ये भी क्या करता है, एक क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, आपकी बुक में 2 क्रिस्टल लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है डायमंड क्रिस्टल और दूसरा लिखा हुआ है शुगर क्रिस्टल, एग्जांपल के तौर आप ले सकते हैं। ठीक है, एक और कंपाउंड हीप को पढ़ेंगे, लेकिन कंपाउंड की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट निकाल लें। ठीक है, तो अभी हमने जो कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, अब जो कंपाउंड की क्लासिफिकेशन करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, या इस समझे कि उसकी नेचर के ऊपर, इधर कंपाउंड, इधर बॉन्डिंग की नेचर के ऊपर थी, इधर क्या किसके ऊपर थी, सॉल्वेंट नेचर के ऊपर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड की नेचर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट के सॉल्यूट है, समझे कि पोलरिटी के बेस पर कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है। ठीक है, तो एक कंपाउंड होता है, उसको कहते हैं हम पोलर कंपाउंड, और दूसरा कंपाउंड होता है नॉन पोलर। ठीक है, एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। अब जो चीज़ें हमने इधर डिस्कस किए ना, ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड क्या है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यही सेम बातें इधर हम लिखेंगे। ठीक है, अब पोलर नेचर क्या है, ऐसे समझे कि
क्या है, सबसे पहले वाटर के अंदर क्या है, सोल्यूबल इन वाटर, पहली बात। दूसरी बात क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, ये जो दो बातें हैं ना सोल्यूबल और नॉन सोल्यूबल की, तो अब देखें ना जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो क्या होंगे, वाटर के अंदर क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे। ये क्या होते हैं, बेड कंडक्टर। एक और बात आपने याद रखनी है, एक समझे कि ये तो हमारा एक इसके एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, पोलर के कंपाउंड कौन से होते हैं, जहाँ पर जैसे हाइड्रोजन होता है, जैसे हो गया HCl हमारा HNO3, नाइट्रिक एसिड हो गया हमारा। एक और एग्जांपल है, जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जैसे हमारा खुद वाटर हो गया। ठीक है, और भी बहुत से बस एग्जांपल लगाते जाए आप। ठीक है, लगाते जाए एग्जांपल, जैसे हो गया हमारा HF हो गया, जैसे हमारा हो गया HCl हो गया, जैसे हमारा हो गया NaCl हो गया, ये लगाते जाए एग्जांपल को। ठीक है, अब इनके अपोजिट जो एग्जांपल हम लगाएंगे नॉन पोलर के, वो कौन से होंगे, जैसे अगर हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे हमारा हो गई बेंजीन हो गई। ठीक है, जैसे हमारा हो गए CH4, जैसे हमारा गया C2H6। अब नॉन पोलर बहुत ही कम होते हैं, पोलर बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब जैसे वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। इधर आप देखें, हाइड्रोजन भी है, कार्बन है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन है और कार्बन, हाइड्रोकार्बन। बेंजीन को किस तरीके से लिखते हैं हम, C6H6, ये इसका फार्मूला है। वैसे आपने एक डिटेल में नहीं जाना, जो समझने की बात थी ना वो आपने समझे। एक हाइड्रोकार्बन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होते हैं, नॉन पोलर। इनके अलावा जो भी होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं। ठीक है, एक और बात और जो कि मैं आपको ऐसे बताऊंगा, जो कि हमने जो लेक्चर नंबर 3 थी उसमें मैंने आपको बताई थी मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इधर मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को आपके बुक में एक टॉपिक है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है जब मैंने आपको मेटालिक बॉन्ड पढ़ाया था। तो इधर मैं आपको एक रफली इंट्रोडक्शन देता हूँ मेटल का। मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनकी शाइनी अपीयरेंस होती है। ठीक है, शाइनी अपीयरेंस होती है, लस्टर होते हैं, चमकदार होते हैं। दूसरी बात, इनसे शीट्स और वायर्स की फॉर्मेशन होती है। ये क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हैमरिंग करके इनमें से हम शीट की फॉर्मेशन बनाते हैं, डिफरेंट शेप्स में शीट आप देखते हैं। ठीक है, एक दूसरे होती है, एक प्रॉपर्टी डक्टाइलिटी होती है, जिसमें हम वायर की फॉर्मेशन करते हैं। प्लैटिनम वायर हो गई,